नॉवल बुक स्टोरी को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हर प्रकार की बुक स्टोरी मिलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। यहाँ प्रीमियर नीलामी वुतान शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर और जियामा साम्राज्य के सबसे अमीर परिवार प्रीमियर परिवार की एक शाखा। प्रीमियर परिवार बहुत पुराना था और जियामा साम्राज्य में 2 शताब्दियों से काफी शक्तिशाली ताकत रहा था। उनके नेटवर्क निश्चित रूप से प्रभावशाली थे और कुछ अफवाहों में तो ये भी दावा किया गया कि प्रीमियर परिवार के जियामा साम्राज्य के राजघरानों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। साम्राज्य में प्रीमियर परिवार, नलन परिवार और रिटर परिवार 3 सबसे बड़े परिवार हैं और वाणिज्यिक और सैन्य दुनिया में उनके विभिन्न संबंध हैं। इसलिए प्रीमियर परिवार के समर्थन के कारण नीलामी का लाभ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सड़क के अंत में नीलामी घर को देखते हुए जियोयान एक गली में मुड़ गया और जल्दी से एक काला लबादा पहन लिया। हैरी पॉटर स्कूल रोब की कल्पना करें। काले लबादे ने न केवल जियाओयान के चेहरे को ढांक दिया बल्कि उसके दुबले पतले शरीर को भी बहुत चौड़ा बना दिया। भले ही ज़ोएर लबादे वाले व्यक्ति को देख रही हो, लेकिन वह ये नहीं समझ पाएगी कि यह जियाओयान है। काले लबादे से ढांके जाने के बाद जियाओयान ने राहत भरी सांस ली। ऐसा नहीं था कि जियाओयान बहुत सावधान था, बल्कि इसलिए कि फाउंडेशन अमृत बहुत कीमती था। कुलों के लिए फाउंडेशन अमृत का आकर्षण बहुत बड़ा था। अगर कोई इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है तो इसका मतलब होगा कि कबीले की युवा पीढ़ी तेजी से बढ़ेगी, जिससे कबीले को अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और बदले में एक सकारात्मक चक्र की ओर अग्रसर होगा। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए जियोयान केवल खुद को छिपाने का विकल्प चुन सकता था। थोड़ी ठंडी सफेद जैड की बोतल को ध्यान से छूते हुए जियोयान धीरे धीरे गली से बाहर चला गया और सड़क के अंत में नीलामी घर की ओर चला गया। पूरी तरह से बख्तरबंद गार्डों की सतर्क निगाहों के बीच जियोयान बिना रुके नीलामी घर में चला गया। जैसे ही जियाओयान ने घर में प्रवेश किया, सूरज की तपती धूप की जगह ठंडक ने ले ली। लोगों को ऐसा लगा जैसे वे किसी नई दुनिया में आ गए हों। फैंसी हॉल से गुजरते हुए जियाओयान ने जल्दी से एक साइड रूम ढूंढ लिया। कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे पर चमकदार शब्द निरीक्षण कक्ष लिखा था। अंदर जाकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था और वहां केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो स्पष्ट रूप से उबा हुआ था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उस आदमी ने अपना सिर उठाया और काले लबादे में जियाओयान को देखकर उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर भाव एक पेशेवर मुस्कान में बदल गए। सर, क्या आप कुछ जांच करवाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, काले लबादे के नीचे से एक सूखी और बुरी आवाज हल्के से उभरी। ये याओ लाओ की आवाज थी। जियोयान आगे बढ़ा और उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने डेस्क पर सफेद जैड की बोतल रख दी। ये है। उलझन में दिख रहे अधेड़ उम्र के आदमी ने सावधानी से सफेद जैड की बोतल उठाए और उसे सूंघा। उसके चेहरे पर भाव तुरंत बदल गए और जब उसने काले लबादे वाले व्यक्ति की ओर देखा तो उसकी निगाह में सम्मान की झलक थी। मिस्टर, आप एक कीमियागर हैं? हाँ, वृद्ध आवाज फिर से सुनाई दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बोतल में कौन सी गोली है? यह क्या करती है? यह सुनकर कि वह एक कीमियागर से बात कर रहा था, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने और भी अधिक सम्मान के साथ पूछा। फाउंडेशन अमृत, ये डूक्यूई प्रशिक्षण की गति को बढ़ा सकता है, लेकिन केवल दूसरे स्तर से नीचे के लोगों के लिए उपयोगी है। ओह, ये डूक्यूई प्रशिक्षण की गति को बढ़ा सकता है। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए। हर कोई जानता था कि डूक्यूई को केवल एक निर्धारित सूत्र का पालन करके ही प्रशिक्षित किया जा सकता है और चूंकि इस बिंदु पर व्यक्तियों के क्यूई पथ विशेष रूप से कमजोर होते हैं, अगर दवा का प्रभाव बहुत भयंकर होता है तो क्यूई पथ फट जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। मेरे अमृत का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और औषधीय शक्ति बेहद शांतिपूर्ण है, इसलिए इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वह समझ सकता था कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी क्या सोच रहा था, उस बुजुर्ग आवाज ने शांति से समझाया। एक बार फिर से उसके चेहरे पर भाव बदलते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ध्यान से सफेद जैड की बोतल उसके सामने टेबल पर रखी और सम्मानपूर्वक पूछा, मिस्टर, क्या आप एक सेकंड रुक सकते हैं? मुझे हमारे नीलामी के गुनी मास्टर से इस अमृत का निरीक्षण करने के लिए कहना है। जरूर, जल्दी करो। अपना हाथ हिलाते हुए जियोयान ने विनम्र होने का नाटक नहीं किया और एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कुर्सी पर बैठे बैठे जियाओ चुप रहा और उसने याओ लाओ से बात करने की कोशिश नहीं की। ये किसी और की जगह थी और सावधान रहना बेहतर था। कौन जानता था कि क्या ऐसी चीजें होंगी जो उनकी बातचीत सुन सकती हैं। कमरे में थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति हरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ लौटा, जिसके बाल थोड़े सफेद थे।
बुजुर्ग की छाती पर सोने के सितारे नहीं थे, बल्कि कीमिया भट्टी जैसी कोई चीज थी, और कीमिया भट्टी पर लालित्य के साथ चमकती हुई 2 चांदी की रेखाएं थीं। मिस्टर, ये हमारी नीलामी का गूनी मास्टर है। वह 3 छोटे दादोशे है। साथ ही वह दूसरे दर्जे का कीमियागर भी है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक नए आगंतुक का परिचय कराया। बुजुर्ग की पहचान सुनकर जियाओयान का माथा सहज ही उछल गया। ये पहली बार था कि वह याओ लाओ के अलावा किसी कीमियागर से मिला था। उसने बड़े ध्यान से बुजुर्ग की फिर से जांच की। बुजुर्ग का चेहरा लाल था और भले ही हरा लबादा साधारण लग रहा था, लेकिन उस पर रोशनी की किरणें चमक रही थीं। जाहिर है, इस लबादे में किसी तरह का राक्षस कोर लगा हुआ था। बुजुर्ग के साधारण चेहरे पर हमेशा अहंकार रहता था, जो सभी कीमियागरों में होता है। जब जियाओयान गूनी की जांच कर रहा था, तो गूनी भी उसके सामने वाले व्यक्ति का अध्ययन कर रहा था। कीमियागर 2 ऊंचे की तरह नहीं थे और कीमियागरों की विभिन्न ताकतों द्वारा अत्यधिक मान की जाती थी। इसलिए जब गूनी जियाओयान का अध्ययन कर रहा था, तो वह यह अनुमान लगाने की कोशिश भी कर रहा था कि कीमियागर कौन था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ध्यान से मेज पर रखी जैद की बोतल उठाई और गूनी को दे दी। सफेद जैद की बोतल लेते हुए गूनी ने पहले मीठी खुशबू को सूंघा, जबकि उसकी बूढ़ी आंखें थोड़ी बंद थीं। बोतल को हल्के से झुकाते हुए हरे रंग के तरल की एक बूंद धीरे धीरे बोतल के खुले भाग से लुढ़ककर गूनी की हथेली के बीच में आ गिरी। हरे तरल को घूरते हुए गूनी ने एक चांदी की सुई निकाली और सुई की नोक पर एक हल्का दुखी हुई उतार चढ़ाव दिखाया। ये चुपचाप हरे तरल में फिसल गया और धीरे धीरे हिल गया। सुई की हरकत के साथ गूनी का शांत चेहरा एक गंभीर भाव में बदल गया। कुछ क्षण बाद उसने हरे रंग का तरल पदार्थ वापस जैद की बोतल में डाल दिया। जब उसने फिर से जियोयान की ओर देखा, तो उसके अभिमानी चेहरे पर सम्मान की झलक दिखी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, अमृत दूसरे स्तर पर है। पहले जो कुछ भी कहा गया था, वह सब सच है। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने राहत की सांस ली और उत्साह से जियाओयान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान, क्या आप इस अमृत की नीलामी करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, क्या आप इसे जल्द से जल्द नीलाम कर सकते हैं? हे, कोई समस्या नहीं है मिस्टर, इसे ले लो और पहले नीलामी कक्ष में जाओ। सौभाग्य से हम अभी वहां नीलामी कर रहे हैं और आपका अमृत तुरंत नीलाम हो जाएगा। अधेड़ उम्र का आदमी एक काले धातु का कार्ड सौंपते हुए मुस्कुराया। ठीक है। धातु का कार्ड लेते हुए जियोयान ने इंतजार नहीं किया और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। गूनी मास्टर, क्या वह वास्तव में एक कीमियागर है? जियोयान के उनकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गूनी से धीरे से फुसफुसाया। हाँ, वह एक कीमियागर है। उसकी फुर्तीली आत्मा की धारणा गलत नहीं हो सकती। गूनी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका माथा सिकुड़ गया और वह बुदबुदाया, लेकिन वह कहाँ से आया है? मैंने किसी भी कीमियागर के बारे में नहीं सुना है जो वुतान शहर में दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकता है। क्या मैं कुछ शोध करूं? गूनी ने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ देर रुककर कहा, अभी नहीं। सभी कीमियागरों का स्वभाव अजीब होता है, और अगर उसने देखा कि आप उसका इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे नीलामी के बारे में बुरा लगेगा। एक रहस्यमयी कीमियागर के साथ बुरा व्यवहार करना कभी भी समझदारी नहीं होती। पीछे मुड़कर गूनी ने हल्के से कहा, उसे हमारी नीलामी के बारे में अच्छी धारणा बनाने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि यह कैसे करना है। हे, मैं समझ गया। याद रखो, भले ही हम उसके दोस्त न बन सके, लेकिन हम उसे नाराज भी नहीं कर सकते, वरना। कुछ ठंडे शब्द पीछे छोड़ते हुए गूनी भी कमरे से बाहर चली गई। एक वेट्रेस के नेतृत्व में जियोयान ने पहले से शुरू हुई नीलामी में प्रवेश किया। नीलामी हॉल में प्रवेश करते ही पहले से ही उज्ज्वल वातावरण में अंधेरा छा गया और हर जगह गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। इससे जियाओयान की भौहें तन गईं। नीलामी बहुत बड़ी थी और हॉल में निश्चित रूप से कम सैकड़ों या हजारों लोग आ सकते थे। इस समय हॉल के केंद्र में एक चमकदार रोशनी के नीचे एक लाल वस्त्र पहने सुंदरी अपने हाथ में मौजूद वस्तु का वर्णन करने के लिए अपनी आकर्षक आवाज का उपयोग कर रही थी। आवाज की सुन्न और स्पष्ट ध्वनि के तहत जो वस्तु वास्तव में ज्यादा मूल्यवान नहीं थी, उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। एक दूर की सीट ढूंढकर जियाओयान चुपचाप बैठ गया और हॉल के बीच में मौजूद सुंदरता को देखने लगा। अपनी गहरी टिप्पणियों से उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग यहाँ उसके लिए आए थे, न कि नीलाम की जा रही वस्तुओं के लिए। प्रीमियर ऑक्शन हाउस की शीर्ष नीलामीकर्ता यफी, वह वुटैन शहर में एक बेहद प्रसिद्ध सुंदरी थी और उसके परिपक्व आकर्षण ने कई लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। अचानक चुप रहने वाला जियाओयान पलटा और एक आदमी को घूरने लगा जो उससे बहुत दूर नहीं था, लेकिन एक कोने में छिपा हुआ था। उसकी भुजाएं यफी के छोटे लाल मुंह के शब्दों से हिल रही थीं और उसके हाथ उसकी कमर के नीचे गायब हो गए थे। लानत है,
हल्के से कोसते हुए जियाओयान, जो बागे के नीचे था, ने अपनी आंखें घुमाई। यह आदमी कितना बेशर्म है। मन ही मन कोसते हुए जियाओयान जल्दी से दूर चला गया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसकी नजर एक बार फिर हॉल के केंद्र में गई और नीलामीकर्ता के आकर्षक वक्रों को देखते हुए बुदबुदाया, याओजिन। टीएल, याओजिन सुंदरियों के लिए एक अपमानजनक शब्द है, संदर्भ पर निर्भर करता है। याफी के हाथ में सामान देखकर जियोयान की दिलचस्पी खत्म हो गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कबाड़ का सामान खरीद सके, भले ही उस सामान को बेचने वाली कोई खूबसूरत महिला ही क्यों न हो। याफी से नजरें हटाने के बाद जियोयान धीरे धीरे हॉल में इधर उधर देखने लगा। हम पिताजी। उसकी नजर रुक गई। जियाओयान ने आगे की पंक्ति में बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। क्या पिताजी को उस महिला में दिलचस्पी है? यह अजीब विचार ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि जियोयान को पता चल गया था कि उसके पिता की निगाहें याफी पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि दूर तक देख रही थी, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। पिता यहाँ क्यों है? इस सवाल पर विचार करते हुए जियाओयान ने फिर से अपनी नजर घुमाई। इस बार उसे आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि अन्य दो बड़े कुलों, जियाली कबीले और एओबा कबीले के कबीले नेता यहाँ थे। कुछ ऐसा नीलाम होने जा रहा है जो उन सभी को आकर्षित करेगा। अपनी भौं ऊपर उठाते हुए जियोयान ने उत्सुकता से अपनी नाक को छुआ। तीनों कबीले के नेताओं को यहाँ आने के लिए क्या आकर्षित कर सकता है? ... सच कहूं तो याफी नाम की महिला माहौल बनाने में माहिर थी। उसकी नजरों और मुस्कुराहटों से कुछ समय के लिए सामान की कीमत तेजी से बढ़ जाती थी। इसके अलावा जब भी कीमत बढ़ाई जाती तो वह उस व्यक्ति को एक आकर्षक मुस्कान भेजती जिसने अभी अभी नवीनतम कीमत बताई थी, और वे सामान के लिए अधिक भुगतान करने का अपना दर्द भूल जाते थे। उनकी मुस्कुराहट से नीलामी घर का माहौल चरम पर पहुंच गया। हे सभी, नीलामी घर को अभी अभी एक नई नीलामी वस्तु मिली है। मुझे विश्वास है कि सभी को इसमें रुचि होगी। नवीनतम वस्तु की नीलामी करने के बाद याफी अचानक रुकी और दर्शकों की ओर जोर से बोली। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक वेट्रेस जल्दी से एक जेड प्लेट ले आई और प्लेट के बीच में एक सफेद जेड की बोतल थी। ये दूसरी श्रेणी की गोली है। अपने नाजुक हाथ से जेड की बोतल उठाते हुए याफी की आकर्षक आवाज ने नीलामीकर्ताओं को एक पल के लिए शांत कर दिया। लेकिन जल्द ही चिल्लाहट और भी तेज हो गई। डूक्यू मेनलैंड में अल्केमिस्ट द्वारा परिष्कृत गोलियां सबसे अधिक मांग वाली वस्तुएं थीं। इस चीज का नाम फाउंडेशन एलिक्सिर है। ये सिर्फ डूजे स्तर से नीचे के लोगों के लिए कारगर है। फाउंडेशन एलिक्सिर में प्रशिक्षण से डूजे स्तर से नीचे के लोगों को प्रशिक्षण में ज्यादा दक्षता हासिल करने में मदद मिलती है। हे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या पोता जीनियस कहलाए, तो यह आपके लिए एकदम सही है। उसके आकर्षक मुंह से हल्के से शब्द निकले और कई नीलामियों के दिमाग सुन्न हो गए। फाउंडेशन अमृत, ये किसी की डूकी हुई प्रशिक्षण गति को बढ़ा सकता है। लेडी याफी, उस अवस्था में लोग गोली का दबाव नहीं झेल सकते हैं। हालांकि याफी बेहद आकर्षक थी, लेकिन कई लोग शांत भी थे और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद किसी ने एक जरूरी सवाल उठाया। इस अमृत का हमारे गुनी मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और पाया कि ये दूसरी श्रेणी की गोली है। कोई समस्या नहीं होगी, हर कोई इस बात का आश्वासन दे सकता है। याफी ने जवाब देते हुए हल्के से हंसा। ये सुनकर कि गुनी ने व्यक्तिगत रूप से गोली का निरीक्षण किया था, संदेह करने वालों ने अब गोली की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। हर कोई जानता था कि गुनी मास्टर एक दूसरे दर्जे का कीमियागर था। पूरे वुतान शहर में, यहाँ तक कि तीनों कुलों के कबीले के नेता भी उसके प्रति विनम्र थे। जियाओयान आलस से अपनी कुर्सी पर झुक गया और भीड़ के भीतर उत्साहित माहौल को देखने लगा। हल्की सांस छोड़ते हुए उसने सोचा, लगता है कि यह फाउंडेशन अमृत काफी आय लाएगा। अपने पिता की ओर अपनी नजर को थोड़ा सा घुमाते हुए जियाओयान ने महसूस किया कि उसके पिता के पहले के शांत भाव में थोड़ा बदलाव आया था। 8,500। जैसे ही याफी की आवाज बंद हुई, एक व्यक्ति ने कीमत चिल्लाकर बताई। 9,000। पहली कीमत पुकारे जाने के तुरंत बाद ही दूसरी कीमत आ गई। ... कीमत तेजी से बढ़ी और कुछ ही सेकंड में ये 13,000 तक पहुंच गई। हालांकि जियोयान के पिता कुछ उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कीमत नहीं बताई और इसके बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और छोटे मछलियों की आवाज बंद होने का इंतजार करने लगे। कीमत फिर से बढ़ गई, लेकिन जल्द ही आवाजें बंद हो गईं। तभी पहली पंक्ति में बैठे एक बुजुर्ग ने हल्के से कहा, 20,000। उस कीमत को पुकारने के बाद नीलामी में अंतिम आवाजें बंद हो गईं। कुछ आशावान लोग उस भावनाहीन बुजुर्ग की ओर देखते रहे, लेकिन निराश होकर वापस बैठ गए। उनके पास जियाली कबीले के साथ मूल्य युद्ध में शामिल होने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। जिया लाइबी, क्या आपका बेटा पहले ही डूजे नहीं बन गया है?
आप अभी भी इस फाउंडेशन अमृत के बारे में क्यों सोच रहे हैं? एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो पहली पंक्ति में बैठा था, जिया लाइबी को नकली मुस्कुराहट देने के लिए मुड़ा। आओ बापा, क्या मैं इसे अपने भावी पोते के लिए नहीं खरीद सकती? जिया ली बी को स्पष्ट रूप से मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पसंद नहीं आया और उसने ठंडे स्वर में उस पर व्यंग्य किया। चलो देखते हैं कि क्या आपकी किस्मत आपको पोता पैदा करने देती है। हो सकता है किसी दिन आपका बेटा खुद को बिना पोते के पाए। जिया ली बी को चुपचाप कोसने के बाद एओ बापा ने भी पुकारा, 23,000, 25,000, ... 10 मिनट के भीतर और नीलामी में उपस्थित सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने दोनों एक भोजन के लिए लड़ रहे कुत्तों की तरह हो गए और बोली की कीमत बढ़ाकर 31,000 कर दी। 40,000। बंद आंखों वाला जियो झान अचानक बोल पड़ा। नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोग चुप हो गए और अपनी निगाहें जियाओ झान पर टिका दी। यहां तक कि एओ बापा और जिया ली बी भी कीमत में अचानक हुई बढ़ोतरी से हैरान रह गए। हे कबीले के नेता जियाओ, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में इस फाउंडेशन अमृत चाहते हैं। जिया लाई भी मुस्कुराया। जियो झान ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप इसे चाहते हैं तो बस कीमत बढ़ा दें। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर से कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। जिया ली बी ने रुककर जियाओ झान के शब्दों में छिपी सच्चाई के बारे में सोचा। जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि आज यहां उसका उद्देश्य फाउंडेशन अमृत के लिए नहीं था और उस पैसे को बर्बाद करना जो उस वस्तु पर खर्च किया जा सकता था एक स्मार्ट विचार नहीं था। दूसरी तरफ एओ बापा ने भी देखा कि जिया ली बी ने कीमत बढ़ाना बंद कर दिया है। उसने भी अपने कंधे उचका दिए। हालांकि फाउंडेशन अमृत बहुत लुभावना था, लेकिन उसका लक्ष्य वह नहीं था, इसलिए उसने भी कीमत बढ़ाना बंद कर दिया। कबीले के नेता जियाओ झान ने 40,000 स्वर्ण सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई है जो कीमत बढ़ाना चाहता है? शांत हॉल को देखकर याफी ने भीड़ को याद दिलाते हुए मुस्कुराया। चूंकि किसी ने भी कीमत नहीं बढ़ाई है, इसलिए ये फाउंडेशन अमृत कबीले के नेता जियाओ झान को मिलेगा। ये देखकर कि किसी ने भी जवाब नहीं दिया, हाँ फी ने चतुराई दिखाई और हल्के से अपने छोटे हथौड़े को मेज पर थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि फाउंडेशन अमृत को अपना नया मालिक मिल गया है। दूरदराज के इलाके में जियाओ यान को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। इतना कुछ होने के बाद उसे अपने पिता से पैसे मिले थे। हे अगली बार हम नीलामी की अंतिम वस्तु की नीलामी करेंगे। जैद बोतल को वापस प्लेट में रखते हुए याफी ने अपना हाथ हिलाया और हॉल में रोशनी कम हो गई। नीचे झुकते हुए उसने एक चांदी की प्लेट निकाली और प्लेट के बीच में एक हरा अलंकृत स्क्रॉल था। ये स्क्रॉल हल्के हरे रंग का चमकीला था और चांदी की प्लेट से पड़ने वाली परावर्तनों के कारण इसमें रहस्यमयी रोशनी पड़ रही थी। उच्च जुबान स्तर क्यूई विधि, तूफान मंत्र। जिस क्षण याफी ने उच्च स्तरीय जुबान क्यू विधि कहा, पूरी नीलामी शांत हो गई। फाउंडेशन अमृत की तुलना में डू क्यू विधियां असीम रूप से अधिक मूल्यवान थीं। हालांकि गोलियां महंगी थीं, लेकिन वे एक बार इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु थीं। लेकिन क्यूई विधियां व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए चलती थीं और यहां तक कि किसी के बेटे और पोते को भी विरासत में मिल सकती थीं। इसलिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से गोलियों की तुलना में उच्च स्तर की क्यूई विधि की अधिक मांग थी। आखिरकार एक बार जब किसी व्यक्ति के पास उच्च स्तर की क्यूई विधि होती है तो गोलियों के सहारे के बिना भी वह व्यक्ति कुछ समय के बाद एक ताकत बन सकता है। दूसरी ओर अगर किसी के पास क्यूई विधि नहीं है और उसके पास केवल गोलियां हैं, तो भले ही वह व्यक्ति गोलियों को कैंडी की तरह खा रहा हो, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। कुछ देर के सदमे के बाद नीलामीकर्ता संभले और हॉल के बीच में रखे हरे रंग के स्क्रॉल पर अपनी जलती हुई निगाहें डाली। यहां तक कि आकर्षक याफी भी भूल गए थे। पिछली पंक्ति में बैठे जियाओयान ने एक सांस ली। उच्च जुबान स्तर की क्यू विधि। कोई आश्चर्य नहीं, क्यू विधि जियाओ कबीले की शीर्ष क्यू विधि उग्र शेर के क्रोध से एक पूरी श्रेणी ऊपर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वुटैन शहर के 3 कबीले के नेता व्यक्तिगत रूप से यहां आए थे, तो वे सभी इसके लिए तैयार थे। एक उच्च जुबान स्तर गतिहीन हरे रंग के स्क्रॉल को देखते हुए जियाओयान ने सहज रूप से अपने होंठ चाटे। उस स्क्रॉल का मालिक होने का मतलब मूल रूप से ये होगा कि उनके पास शीर्ष दूरजे बनने का पास है और कुछ दशकों के बाद एक नई ताकत होगी जो वुटैन शहर में 3 कुलों को टक्कर देगी। ये केवल एक उच्च जुबान स्तर क्यूई विधि है, इसमें क्या खास बात है? ठीक जब जियाओयान क्यूई विधि के बारे में कल्पना कर रहा था, याओ लाओ की आवाज अजीब तरह से जियाओयान के भीतर गूंजी। केवल अपनी आंखें घुमाते हुए जियाओयान को लगा कि उसके और उस बूढ़े के बीच बहुत बड़ा अंतर था जो दावा करता था कि शीर्ष स्तर की क्यू विधियां बेकार हैं। वह केवल अपने होठों को बंद करके चुप रह सकता था। बेटे, बस प्रशिक्षण जारी रखो। जिस दिन तुम डूजे बन जाओगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उच्च स्तरीय क्यूई विधि क्या है। याओ लाओ ने अपना विचार समाप्त करने के बाद वह फिर से चुप हो गया।
अपने होठों को फिर से दबाते हुए जियो यान ने बुदबुदाया, मुझे आशा है कि ऐसा होगा। डॉट 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 डॉट। सब लोग, यह जुबान लेवल क्यूई विधि पहाड़ों में एक शिकारी को मिली थी। इसे किसी पूर्वज ने पीछे छोड़ दिया होगा, इसलिए इसे खरीदने के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हर कोई बिना किसी डर के बोली लगा सकता है कि इसके परिणाम हो सकते हैं। याफी ने सावधानी से हरे रंग का स्क्रॉल उठाया और हल्के से कहा, लेडी याफी, क्या आप न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती हैं? नीलामीकर्ताओं में से एक ने अधीरता से चिल्लाकर कहा। अपनी आकर्षक मुस्कान बरकरार रखते हुए याफी ने कहा, तूफान मंत्र, सबसे कम कीमत 200,000 स्वर्ण सिक्के। जब उसने सबसे कम कीमत बताई तो नीलामी घर में सन्नाटा छा गया। जाहिर है, बहुत से नीलामकर्ताओं के पास इतनी महंगी वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। एक सुदूर क्षेत्र में जियाओ यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह महिला बिना खून बहाए लोगों को मार देती है। 200,000 सोने के सिक्के जियाओ कबीले के पूरे 2 साल के मुनाफे के बराबर हैं। टीएल, बिना खून बहाए लोगों को मारना मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसी को मारना है, कुछ ऐसा जैसे मैं इस अध्याय के अंत में एक बड़ा क्लिफहैंगर छोड़ता हूं। ची की स्माइली फेस, बेशक ऐसा नहीं होगा। जियाओ झान और अन्य 2 कबीले के नेता स्पष्ट रूप से कांप उठे, लेकिन वे कीमत के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इतनी मूल्यवान चीज के लिए वे इसे प्राप्त करने के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार थे। भले ही वे इसे खरीदना न चाहें, कोई और जरूर खरीदेगा। 200,000 से कम कीमत पर किसी ने बोली नहीं लगाई। अजीब माहौल का सामना करते हुए याफी ने अपनी आकर्षक मुस्कान बनाए रखी। वह जानती थी कि इस क्यूई विधि का आकर्षण इतना बड़ा था कि लोग इसे खरीदने के लिए अपनी पूरी किस्मत खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। जैसा कि उसकी भविष्यवाणी थी, बोलियों की कमी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक लगभग गंजा अधेड़ उम्र का आदमी कांपते हुए चिल्लाया, 210,000। जियाओ यान ने आवाज की ओर देखा। वह इस गंजे अधेड़ व्यक्ति को जानता था। गंजा आदमी एक हथियार की दुकान का मालिक था जिसने वुतान शहर के पूरे हथियार बाजार पर लगभग एकाधिकार कर लिया था। भले ही वह तीनों कबीले के नेताओं की तुलना में नहीं था, फिर भी वह काफी शक्तिशाली था। 230,000। हथियार की दुकान के मालिक द्वारा कीमत चिल्लाने के तुरंत बाद पीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने भी अपनी कीमत बताई। पीले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग एक बहुत बड़ा दवा व्यापारी था जिसकी वुतान शहर में कई दुकानें थीं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह वह तीनों कबीले के नेताओं की तुलना में नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी शक्तिशाली था। बुजुर्ग को बुरी नजर से देखते हुए गंजा अधेड़ आदमी फिर चिल्लाया, 240,000। नीलामी घर में बहुत कम बोलियां लगी। आखिरकार 200,000 की कीमत अधिकांश नीलामकर्ताओं को बोली लगाने से रोकने के लिए पर्याप्त थी। 300,000। ठीक जब पहले वाले 2 बोली लगाने वाले छोड़ने वाले थे तो पहली पंक्ति में बैठे जिया लाइबी ने आखिरकार अपनी बोली लगाई। जिया लाइबी के कहने पर दोनों असहाय होकर पीछे हट गए। 330,000। वुटेन शहर में जियाली कबीले को टक्कर देने वाले एकमात्र लोग जियाओ कबीले और एओबा कबीले थे। ये कीमत एओबा कबीले के नेता एओबापा द्वारा घोषित की गई थी। एओबापा की ओर ठंडी नजर से देखते हुए जियालीबी ने ठंडे स्वर में कहा, 350,000। एओबापा को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। 370,000। 380,000। 400,000। एओबापा की लगातार बढ़ोतरी के बाद जियालीबी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण किया। ऐसा लगता है कि वह किसी भी कीमत पर स्क्रॉल पाने के लिए तैयार था। जब कीमत 430,000 हो गई तो एओबापा को बोली रोकनी पड़ी। 430,000 शक्तिशाली एओबा कबीले को वित्तीय संकट में डालने के लिए पर्याप्त था। 450,000। एओबापा को पीछे हटते देख जियालीबी को जियो झान की बोली की कीमत से पहले जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। जियालीबी गुस्से से भरी हुई थी और जियाओ झान को घूर रही थी। तीनों कुलों में जियाओ कबीले और एओबा कबीले के पास मध्य जुबान स्तर की क्यू विधियां थीं, लेकिन जियाली कबीले के पास केवल निम्न जुबान स्तर की क्यू विधि थी। यही वजह है कि जियालीबी इस उच्च जुबान क्यू विधि को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। एओबापा की प्रसन्नता भरी नजर के तहत जियालीबी ने अपने दांत पीस लिए और थूक दिया, 460,000। 500,000। भाव शून्य। जियो झान ने कीमत को एक नए स्तर तक बढ़ा दिया। नीलामी हॉल के केंद्र में दोनों को बोली के लिए लड़ते हुए देखकर याफी की खूबसूरत मुस्कान और भी आकर्षक हो गई। 550,000। उसकी आंखें लाल हो गईं। जिया लाइबी ने अंततः एक संक्षिप्त विराम के बाद फिर से कीमत बढ़ाने का फैसला किया। आप जीत गए हैं।
सभी की भविष्यवाणियों के विपरीत जब जियो झान ने जिया लाइबी की बोली सुनी तो जियो झान केवल मुस्कुराया और जिया लाइबी को ताना मारा। जिया ली बी के चेहरे पर आश्चर्य की जगह अचानक एक उदास चेहरा आ गया। उसका तर्कशील पक्ष जानता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। जियाओ झान, तुम जीत गई। मैं इसे याद रखूंगा। जियाओ झान को कोसने के बाद जिया ली बी ने अपना सिर उठाया और स्तब्ध याफी को देखा। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, लेकिन वह अपनी भावनाओं से प्रभावित नहीं था और एक उदास चेहरे के साथ उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। लेडी याफी, क्या नीलामी समाप्त होनी चाहिए? जिया ली बी की गुस्से भरी निगाहों के बावजूद भी याफी ने अपने हाव भाव नहीं बदले, शांति से मुस्कुराए। उसकी आंखों में उपहास की झलक थी और जिया ली बी की तनावपूर्ण निगाहों के बीच उसने अपने हाथ में हथौड़े को हल्के से थपथपाया। तूफान मंत्र जिया लाई कबीले के नेता द्वारा जीता गया। नीलामी के अंतिम क्षणों को देखकर जियो यान मुस्कुराया और धीरे से उठकर नीलामी घर से बाहर चला गया। हाँ, जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। 1 साल बाद मुझे पिताजी को सरप्राइज देना है। जब वह नीलामी घर के दरवाजे पर था तो जियो यान ने हल्के से बुदबुदाया। पहले नीलामी हॉल को छोड़कर जियो यान निरीक्षण कक्ष में लौट आया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की सम्मानजनक निगाहों के नीचे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। कुछ मिनट बाद तेज कदमों की आवाज के साथ 2 परछाइयों ने दरवाजा खोला। हे, क्या आप फाउंडेशन एलिक्सिर के मालिक हैं? मिस्टर, ये पहली बार होगा जब आप वुटान सिटी आए हैं, है ना? इत्र की एक झोंके के साथ जियाओ यान के बगल में एक आकर्षक लेकिन सुन्न करने वाली हंसी सुनाई दी। इसने उसकी दृढ़ मानसिकता को डगमगा दिया। याओ जिंग को कोसने के बाद जियो यान ने अपने चेहरे को लबादे के अंदर और सिकोड़ लिया और फिर पीछे मुड़कर अपने बगल में खड़ी लाल कपड़े पहने महिला को देखने लगा। निकट संपर्क के साथ जियाओ यान को एक बार फिर याफी के भीतर के आकर्षण का एहसास हुआ। चमकदार चेहरे पर लंबी पलकों के साथ पानी भरी आंखों की एक जोड़ी थी जो हमेशा पुरुषों को बांधने वाली रस्सियों की किस्में भेजती थी। नीचे देखते हुए सुंदर सफेद गर्दन से परे जियाओ यान लगभग उसकी दरार में समा गया था। उसके प्राकृतिक आकर्षण ने शांत जियाओ यान को भी प्रभावित किया। हालांकि जियाओ यान का चेहरा लाल था, शुक्र है कि वह उसके लिबादे से ढका हुआ था। खुद को शांत करते हुए जियाओ याओ ने थोड़ा सिर हिलाया और उसी समय याओ लाओ की आवाज भी बाहर आए। नीलामी सफल रही। मुझे पैसे दो, मुझे कुछ काम है। मानो वह काले लिबादे के मालिक की उम्र से हैरान थी। याफी ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। थोड़ी देर बाद वह संभली, कृपया हमें थोड़ी देर और माफ करें। हम अभी भी कागजात पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सिर हिलाते हुए जियो यान ने फिर से अपना मुंह नहीं खोला और चुप रहते हुए अपनी नजर याफी से हटा ली। काले लिबादे में लिपटे रहस्यमय व्यक्ति को देखकर याफी की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्वीली सुंदरता का कोई असर नहीं हुआ। अपने होठों को सिकोड़ते हुए उसकी निगाहें रहस्यमय व्यक्ति पर घूम गईं, हर एक विवरण को समझने की कोशिश कर रही थी ताकि पता चल सके कि वह किससे निपट रही थी। जियाओ यान में झांकने के बाद और कोई जानकारी न मिलने पर याफेई ने निराश होकर गूनी की ओर देखा। उनकी नजरें मिलने के बाद उसने अपने होंठ काटे और पूछा, मिस्टर, याफेई ने शायद ही कभी ऐसा कीमियागर देखा हो जिसके पास कीमियागर बैज न हो। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? हाँ, लड़की, इस जगह पर आने का मतलब है कि मुझे बताना होगा कि मैं कौन हूँ। काले लिबादे के नीचे याओ लाओ की आवाज ठंडी आवाज में बोली। हे, याफेई सिर्फ उत्सुक थी। अगर मिस्टर यह नहीं कहना चाहते तो याफेई आपको मजबूर नहीं करेगी। याफेई हल्के से हंसी। काले लिबादे के पीछे से जियाओ यान ने लाल पोशाक में लिपटे सफेद पैरों को देखा। भले ही वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसने चुपचाप खुद को याद दिलाया कि याफी के लिए शीर्ष नीलामीकर्ता बनना वह कोई फूलदान नहीं थी। हर कोई कहता था कि सुंदरता परेशानी थी। आखिरकार पूरे वुटान शहर में अनगिनत प्रेमी थे, लेकिन आज तक भी उनमें से कोई भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। भले ही उनमें से कई ने उसके पीछे प्राइमर नीलामी घर को दोषी ठहराया, उनमें से कोई भी ये दावा नहीं करेगा कि वह एक सुंदर फूलदान थी। इतनी चतुर महिला के साथ जियाओ यान इतना सावधान था मानो वह बर्फ पर चल रहा हो। उसे डर था कि याफी उससे कुछ पता लगा लेगी, लेकिन शुक्र है कि याओ लाओ की बातचीत के कारण रहस्यमय बूढ़ा उसके बगल में बैठी याओ जिंग से मोहित नहीं होगा। याओ लाओ के भावशून्य शब्दों से याफी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अंत में उसने नई जानकारी खोजने की कोशिश करना छोड़ दिया और इसके बजाय एक क्रिस्टल कार्ड निकालते हुए मुस्कुराए। कार्ड पर प्राइमर फैमिली का लोगो था। मिस्टर, ये प्राइमर ऑक्शन हाउस का वीआईपी कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप किसी भी प्राइमर फैमिली ऑक्शन हाउस में वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नीलामी में लगने वाले कर 5% से 2% हो जाएंगे। ये सुनकर जियो यान की भौहें तन गईं।
पहले की बकवास की तुलना में उसे इस तरह के ठोस लाभ पसंद थे, इसलिए थोड़ी देर रुकने के बाद उसने क्रिस्टल कार्ड ले लिया। पीछे के लबादे से बाहर निकले लंबे और पीले हाथ को देखकर याफी की आंखों में उलझन की एक चमक चमक उठी। काले लबादे के नीचे से व्यक्ति की आवाज स्पष्ट रूप से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी, लेकिन उसका हाथ एक जवान आदमी जैसा लग रहा था। ये व्यक्ति कौन है? इस समय एक वेट्रेस दौड़कर आए और विनम्रतापूर्वक याफेई को ग्रीन कार्ड सौंप दिया। मिस्टर फाउंडेशन अमृत 40,000 स्वर्ण सिक्कों में बिका और नीलामी शुल्क के रूप में 2% निकालकर बाकी यहाँ है। हाँ, फी ने ग्रीन कार्ड सौंपते हुए मुस्कुराया। ग्रीन कार्ड लेते ही जियाओयान का दिल बैठ गया। उसके प्रशिक्षण के लिए पैसे उस छोटे से ग्रीन कार्ड में थे। 40,000 सोने के सिक्के जो डूजे को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त होंगे। चूंकि उसे पहले ही पैसे मिल चुके थे, इसलिए जियोयान के पास रुकने का कोई कारण नहीं था और लापरवाही से अपने हाथों को एक साथ धकेलने के बाद एक बुजुर्ग आवाज ने शांति से कहा, मैं अब जा सकता हूँ, है ना? हे, बिल्कुल। अगर आप और भी गोलियां नीलाम करना चाहते हैं तो कृपया प्राइमा ऑक्शन हाउस को ध्यान में रखें। याफी मुस्कुराए। हम लापरवाही से जवाब देते हुए जियोयान खड़ा हुआ और तनावपूर्ण कमरे से बाहर चला गया। जियोयान की गायब होती छाया को देखकर याफी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वह पास की एक कुर्सी पर बैठ गई। गु निशुशु, क्या वह वास्तव में एक कीमियागर है? एक अजीब सी खामोशी के बाद याफी ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, और उसकी कीमिया कौशल मुझसे बेहतर है। वह दूसरी श्रेणी का फाउंडेशन अमृत, मैं उसे परिष्कृत नहीं कर सकती। गूनी ने आह भरते हुए उत्तर दिया। फॉर्मूले के साथ भी थोड़ा सा सिकुड़ते हुए याफी के लाल मुंह ने लापरवाही से एक खतरनाक वाक्य बोल दिया। याफी की बातें सुनकर गूनी का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से कहा, एक सूत्र एक कीमियागर का जीवन है। कृपया ऐसा दोबारा न सोचें। एक रहस्यमय कीमियागर को लापरवाही से नाराज करना, यहां तक कि प्राइमा परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात है। कुछ दर्जन साल पहले जियामा साम्राज्य के प्रसिद्ध सेच परिवार ने पिलकिंग गुहे को क्रोधित कर दिया था और गुहे द्वारा भेजे गए 4 डुवांग द्वारा उनका सफाया कर दिया गया था। यहां तक कि जियामा साम्राज्य के राजघराने भी इस मामले को नियंत्रित नहीं कर पाए। भले ही हमारा परिवार चेक परिवार से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन किसी रहस्यमय कीमियागर को नाराज न करना ही सबसे अच्छा है। कीमियागर एक ततैया के छत्ते की तरह होते हैं। एक बार जब आप उन्हें छू लेंगे तो उन्हें अनगिनत दोस्त मिल जाएंगे और कई विशेषज्ञ चाहेंगे कि कोई कीमियागर उनका उपकार करे। घबराई हुई गूनी को देखकर याफेई ने उसके माथे पर मालिश करते हुए कड़वी मुस्कान बिखेरी। गूनी, शू शू, तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि याफेई ने ये कुछ साल बर्बाद कर दिए हैं? मैं तुम्हें याद दिला रही थी। याफी की बातें सुनकर गूनी ने सांस ली। उसे सच में डर था कि वह कोई बेवकूफ़ी न कर दे। अपने होठों को भींचते हुए याफी ने आह भरते हुए अपना गाल ऊपर उठाया। कीमियागर, वे वाकई कुछ खतरनाक लोग हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी प्रतिभा क्यों नहीं है? अपने कमरे में वापस घुसने के बाद जियाओयान ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कमरे के कोने में चला गया और फिर आखिरकार औषधीय जड़ी बूटियों और जादुई क्रिस्टल का एक गुच्छा निकाला। उसने उन्हें सावधानी से कैबिनेट में रखा और राहत के साथ मुस्कुराते हुए जड़ी बूटियों की गंध को गहराई से सूंघा। निर्बाध अभ्यास करने के लिए जियोयान ने 8 महीने के उपयोग के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों की मात्रा खरीद ली थी, जिससे वह शेष वर्ष बिना रुके अभ्यास कर सके। जैसे ही उसने प्यार से कैबिनेट को थपथपाया, उसके होंठ खुल गए और वह आलस से बिस्तर के किनारे जाकर अपना सिर नीचे कर लेता है। आज की गतिविधियों ने उसे बहुत थका दिया था। यानेर, क्या तुम वहां हो? एक बुदबुदाती आवाज और एक दस्तक उसके दरवाजे पर सुनाई देती है। अपनी धुंधली आंखें खोलते हुए जियोयान जल्दी से अपने बिस्तर से बाहर कूद गया, फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर जियोझाओ को देखते हुए पूछा, पिताजी, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं देख सकता? भले ही मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बच्चे, तुम मुझसे 2 महीने तक छिपते रहे। जियोझान ने फटकार लगाए और उसने जियोयान के सिर को प्यार से सहलाया। जियोझान के गर्म मुस्कुराते चेहरे को देखकर जियोयान भावुक हो गया और उसने अपनी दुखती नाक को हिलाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या तुम अभी भी इसके लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर रही हो? हाँ, अगर वह मेरे बेटे को पसंद नहीं कर सकती तो यह उसका नुकसान है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक महान व्यक्ति को छोटे बच्चे की तरह क्यों व्यवहार करना चाहिए? मुझे पता है कि जियाओझान का ये बेटा अपंग नहीं है। जियाओझान ने साहपूर्वक कहा। हाँ पिताजी, 3 साल बाद यानेर व्यक्तिगत रूप से मिस्टी क्लाउड्स के गुट में जाएगी। जियोयान ने मुस्कुराते हुए नर्म आवाज में कहा। जियाओझाओ का मुस्कुराता हुआ चेहरा और भी गंभीर हो गया, क्योंकि वह जियाओयान को घूर रहा था।
थोड़ी देर बाद उसने कुछ झिझक के साथ कहा, पिताजी को ठीक लग रहा है, लेकिन क्या तुम सच में जा रहे हो? पिता यह नहीं कह रहे हैं कि तुम नालन यानरान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मिस्टी क्लाउड्स के गुट की ताकत। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसके पतले होठों ने कुछ हद तक जिद्दी बात कही। पिताजी, कुछ चीजें हैं जिन्हें एक आदमी के रूप में मुझे सहना पड़ता है। आहा, तुम्हारा ये स्वभाव मेरे जैसा ही है। अगर तुम्हारे दो बड़े भाइयों को पता चले कि तुम ऐसा सोचते हो, तो वे शायद बहुत खुश होंगे। जियो यान के समर्पण की ओर जियो जान ने आह भरने से पहले प्रसन्नता से मुस्कुराया और भारी सिर हिलाया। अच्छा, पिता अपने बेटे का इंतजार करते हैं कि वह उन्हें कुछ सम्मान दे। मैं चाहता हूं कि बूढ़ा कमीना नालनशू मुझसे उस शादी के वादे को फिर से निभाने के लिए भीख मांगे। जियो यान ने सिर हिलाया और खुद को हंसने से नहीं रोक सका। अरे, मैं तुम्हें ये देता हूं, इसे अपने पिता का सहारा समझो। उसने जियो यान को एक बहुत ही परिचित सफेद बोतल सौंपी। अपने हाथों में वापस आए इस अमृत को देखकर जियान यान को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। पिताजी, ये है फाउंडेशन अमृत, यह आपकी डूक्यूई साधना को गति देगा। मैंने इसे आज ही खरीदा है। जियो जान के मुंह पर मुस्कान आ गई। तुमने इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा, है ना? जैसे ही उसे सफेद जैड की बोतल मिली, जियो यान का दिल गर्म हो गया। 40,000 सोने के सिक्के, लेकिन अगर यह आपके काम आ सकता है तो यह अपनी कीमत के लायक है। जियो जान मुस्कुराया जैसे कि उसे परवाह नहीं थी। तुमने मुझे ये फाउंडेशन स्पिरिट अमृत खरीदने के लिए 40,000 सोने के सिक्के खर्च किए। क्या इस बहाने से बुजुर्ग शायद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे? जियो यान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तसेक, मैं कबीले का नेता हूं, वे अधिक से अधिक कुछ शब्द बोल सकते हैं। जियो जान ने ठंडे स्वर में कहा। पिताजी, धन्यवाद। 1 साल में वयस्क समारोह के दौरान मैं उन्हें अपना मुंह पूरी तरह से बंद करवा दूंगा। जियो यान ने ये कहते हुए शांति से हंस दिया। अच्छा, मैं अपने बेटे के एक बार फिर से बदलने का इंतजार कर रहा हूं। हालांकि वह नहीं जानता था कि जियो यान का आत्मविश्वास कहां से आया था, लेकिन जियो जान अपने बेटे का आत्मविश्वास भरा रूप देखकर बहुत खुश था। ठीक है, मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगा। अगर कोई समस्या हो तो अपने पिता से मिलने आ जाना। परिवार के सदस्य के तौर पर मैं तुम्हें अपमानित नहीं होने दूंगा। अपना हाथ हिलाते हुए जियो जान ने मुड़कर सामने के आंगन से बाहर निकलते हुए बड़े कदम उठाए। अरे, अब मुझे भी इन बूढ़े मूर्खों का सामना करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 40,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं, लेकिन वे ऐसे पेश आएंगे जैसे मैंने वो पैसे खर्च कर दिए जो उनके ताबूत खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। रात से जियो जान की बुदबुदाहट जियो यान तक पहुंच गई। अपने पिता को अंधेरे में गायब होते देख जियो यान ने अपनी नाक को छुआ और धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो पिताजी, मैं इन लोगों को शांत करने के लिए वास्तविकता का उपयोग करूंगा। 3 साल पहले मैं उन्हें अपनी ओर देखने पर मजबूर कर सकता था। 3 साल बाद मैं अभी भी ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा। थोड़ी देर अपने दरवाजे पर खड़े रहने के बाद जियाओ यान ने सफेद जैद की बोतल रख दी। फिर उसने कमरे के कोने की ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, लड़की, लोगों की बातें सुनना मजेदार होता है। जियो यान गेगे, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। कोने से बैंगनी स्कर्ट पहने एक सुंदर युवा लड़की सुरुचिपूर्ण ढंग से बाहर आए। अपना छोटा सा सिर झुकाते हुए उसके सुंदर चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान प्रकट हुई। शरारती लड़की के चेहरे को देखते हुए जियो यान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आज दोपहर को जियो यान गेगे कहाँ गए थे? जुन एर आगे आई, हल्के से चली और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बस थोड़ा सा टहलने गया था। क्या ऐसा है? अपनी आंखें ऊपर नीचे करते हुए जुन एर ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और थोड़ा झुक गई। उसने कहा, मुझे एक औरत की खुशबू आ रही है। खांसी, चलो, मैं एक औरत की खुशबू क्यों लूंगा? जियो यान का अपरिपक्व चेहरा अचानक लाल हो गया, लेकिन अंधेरे में उसका और लड़की का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। ही जियाओ यान की इस दुविधा को भांपते हुए जुन एर हंसी और एक पल बाद हंसना बंद कर दिया। फिर धीरे से कहा, एक पल पहले मैंने भी जियाओ शू शू के शब्द सुने। मुझे विश्वास है कि जियाओ यान गेगे, हाँ, भविष्य में तुम वास्तव में मिस्टी क्लाउड्स के गुट में जाना चाहते हो। जुनेर तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ आएगी। ये सुनकर जियो यान ने पलकें झपकाईं और युवा लड़की के सुंदर छोटे चेहरे को घूरने लगा। जियो यान की अनियंत्रित दृष्टि के तहत जुनेर का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और वह फुसफुसाए, जियो यान गेगे, तुम क्या देख रहे हो? हे, जुनेर भी शर्मा सकती है, ऐसा दुर्लभ दृश्य। जियो यान ने अप्रत्याशित रूप से मुस्कुराते हुए कहा। जुन एर ने ठंडे अंदाज में जियाओ यान की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, और तुम भी लोगों को इस तरह से देख सकते हो।
अच्छा अच्छा, गे पर भरोसा रखो, हालांकि मिस्टी क्लाउड्स का गुट दुर्जय है, मैं अभी भी जवान हूँ। ये यून यून जो उस लड़की नालन यानरान को बिगाड़ता है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा शिक्षक नहीं है। जियो यान ने मुस्कुराते हुए उस युवा लड़की के काले बालों को सहलाया। ठीक है, देर हो चुकी है, आराम करने के लिए वापस जाओ। जियाओ यान को हाथ हिलाते हुए देखकर जुनैर ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और उसकी नजरों के सामने अंधेरे में चली गई। एक कोने को मुड़ने के बाद जियाओ झान और कई बुजुर्गों के बीच झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थीं। झगड़े का विषय था 40,000 सोने के सिक्कों का इस्तेमाल कैसे किया गया। रुकते ही जुनैर की छोटी भौहें सिकुड़ गईं और उसने एक हल्की सी आह भरी, जबकि उसकी पतली उंगलियों के बीच एक बैंगनी कार्ड दिखाई दिया। उसकी उंगलियों ने बैंगनी रंग के सुनहरे कार्ड को झटका दिया, जिससे बैंगनी सुनहरे कार्ड में सुनहरी रोशनी चमक उठी और वह उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां बुजुर्ग जियोझान के साथ झगड़ रहे थे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और जुनैर ने धीमे स्वर में कहा, यह फाउंडेशन अमृत के लिए पैसे हैं। इस कार्ड में 100,000 सोने के सिक्के हैं। अब जब मैंने तुम्हें ये दे दिया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम बुजुर्ग चाचा जियाओ को परेशान नहीं करोगे। तीनों बुजुर्गों की ओर से हाँ कहने से पहले कमरे में पूरी तरह से शांति छा गई थी। ऑक्टेन ब्लास्ट। जंगल में एक तीखी दहाड़ गूंजी। एक चपल छाया इन जंगलों में लचीले ढंग से उछल रही थी और यद्यपि जंगल कोंटों से घना ढका हुआ था, फिर भी वे उसे बिल्कुल भी बाधित नहीं कर रहे थे। अगले ही क्षण छाया अप्रत्याशित रूप से 0.5 मीटर बड़े पेड़ के सामने रुक गई और शरीर आधा झुका होने के कारण कोहनी पेड़ से टकरा गई। धमाका। लकड़ी के टुकड़े बिखरने पर एक आवाज हुई। टक्कर के बिंदु पर मकड़ी जैसी दरारें दिखाई दी और पूरे पेड़ में फैल गईं। क्रंच। कोहनी के प्रहार से पेड़ में एक बड़ा सा छेद हो गया और एक क्षण बाद जोर से जमीन पर गिरने से पहले एक क्रंच जैसी आवाज आई। जिस क्षण बड़ा पेड़ गिरा, वह फुर्तीला साया बंदर की तरह तेजी से कुछ कदम पीछे हटा और हल्के से तैरते हुए एक हरे रंग के पत्थर पर जा गिरा। अपने प्रयासों के परिणामों को देखते हुए जियाओ यान के नाजुक छोटे चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। पिछले 3 महीनों में यह पहली बार था जब उसने ऑक्टेन ब्लास्ट, एक उच्च जुबान स्तर के कौशल का उपयोग करने में सफलता प्राप्त की थी। ये ऑक्टेन ब्लास्ट जो डीडू तकनीक को टक्कर दे सकता था, उसने जियाओ यान को निराश नहीं किया। जियाओ यान के 6 डुआन क्यूई के साथ वह 8 डुआन क्यूई पर एक व्यक्ति के विनाश की बराबरी कर सकता था। ... जितना अधिक किसी का डुआन क्यूई स्तर बढ़ता है, उतना ही उसके लिए अपना डुआन क्यूई बढ़ाना कठिन होता है। लेकिन नीलामी के बाद से जियाओ यान 3 महीने के लिए गहन प्रशिक्षण में चला गया और कुछ ही दिनों पहले उसका डुआन क्यूई 5 डुआन क्यूई से 6 डुआन क्यूई तक उछला। 3 महीने में एक डुआन क्यू हासिल करना, हालांकि यह गति 5 डुआन क्यू तक पहुंचने के लिए आवश्यक 2 महीनों की तुलना में धीमी है, फिर भी जियोयान बहुत संतुष्ट था। जब वह पहले प्रशिक्षण ले रहा था तो उसे 5 डुआन क्यू से 6 डुआन क्यू तक जाने में पूरा आधा साल लग गया था। वर्तमान गति भयावह है। ... ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करने के बाद जियाओयान का पूरा शरीर एक स्पंज की तरह था जिसका पानी अचानक निचोड़ दिया गया था। एक स्पष्ट दर्द लगातार उसकी नसों को खराब कर रहा था, जबकि उसकी बाहों की नसें स्पष्ट रूप से धड़क रही थीं। ये अत्यधिक थकावट के संकेत थे। अपने होठों को चाटते हुए जियाओयान ने अपना सिर घुमाकर अपनी दाहिनी कोहनी को देखने की कोशिश की। उसकी नज़र में एक लाल रंग की कोहनी आई। उसके मुंह का एक कोना खुला रह गया, जबकि जियोयान ने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे इतनी कठोर मार सहनी पड़ी, वरना इस प्रहार से पेड़ नहीं बल्कि मेरा हाथ टूट जाता। ये ऑक्टेन ब्लास्ट कौशल काफी हद तक इस बात की तुलना है कि किसका शरीर कितना मजबूत है। बर्फीले पत्थर पर पड़े अपने पूरे शरीर के साथ जियाओयान की तेज सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। हालांकि जियाओयान के शरीर की दर्दनाक संवेदनाओं ने उसे अभी भी अपनी उंगली हिलाने से रोक दिया। जियोयान के 6 डुआन क्यूई के साथ वह अधिकतम एक बार ऑक्टेन ब्लास्ट का उपयोग कर सकता था और इसका उपयोग करने के बाद बहुत बाद तक उसकी ताकत पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी। जियाओयान ने अपना सिर पीछे झुकाया, अपनी आंखें सिकुड़ी और आलस से नीले आसमान में तैरते बादलों को देखा। हल्की हवा बह रही थी जिससे उसके काले बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर लहरा रहा था। जब जियाओयान आराम कर रहा था तो उसके शरीर में फाउंडेशन एलिक्सिर रिस रहे थे जिन्हें उसने पिछले महीनों में अवशोषित किया था, और अब वे काम पर थे। उसकी मांसपेशियों के ऊतकों और कोशिकाओं की अधिकतम गति से मरम्मत कर रहे थे, जिससे जियाओयान में नई ऊर्जा आ रही थी। गुरुजी, 7 डुआन क्यू प्राप्त करने से पहले मुझे कितने समय तक अभ्यास करना होगा? जब उसकी आंखें बंद थीं तो जियोयान अचानक फुसफुसाया। उसका लक्ष्य 7वीं रैंक प्राप्त करना था और इस प्रकार जियाओ कबीले के डू क्यू हॉल में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करना था, जहां वह अभ्यास करने के लिए क्यूई विधियां पा सकता था।
हालांकि इस बिंदु पर वे क्यूई विधियां उसके लिए बहुत कम स्तर पर हैं, उसे ये योग्यताएं प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि यह उसके पिता के चेहरे से संबंधित है। एक ठंडी हवा चली और याओ लाओ का पारदर्शी शरीर विशाल पत्थर के पास प्रकट हुआ। अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ अपने कनिष्ठ की ओर देखते हुए याओ लाओ ने सबसे पहले बड़े पेड़ पर ध्यान दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तुम्हारी प्रशिक्षण गति मेरी अपेक्षाओं से परे है। शुरू में मेरा मानना था कि अमृत की मदद से भी तुम्हें साथ डुआन क्यूई में प्रवेश करने से पहले 1 साल की आवश्यकता होगी। या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वापस उछलने से पहले तुम बहुत अधिक दबा दिए गए थे। इस प्रगति को देखते हुए 2 महीने के भीतर तुम निश्चित रूप से 7वें डू क्यूई रैंक में प्रवेश कर सकते हो। ये सुनकर जियाओयान के होंठ ऊपर उठे और हल्की सी मुस्कान आ गई। वह वास्तव में जानना चाहता था इन 3 वर्षों के दौरान जिसके दौरान वह अपने कबीले के सदस्यों द्वारा लगातार ताना मारा गया है, जब वे उसकी ताकत देखेंगे तो वे किस तरह का भाव दिखाएंगे। उस दिन जब वह मुख्य हॉल में नालन यानरान से बात कर रहा था तो क्या वे शब्द उन पर भी लागू नहीं हुए थे? मैं जियाओ यान 3 साल पहले एक चमत्कार कर सकता था और 3 साल बाद मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूं। जियाओ यान ने आधे साल पहले के बारे में सोचा जब उसे मुख्य हॉल में कैसे ताना मारा गया था तो उसकी दृष्टि थोड़ी चमक उठी। लेकिन भले ही उसका सिलहूट अकेला था लेकिन वह अडिग और दृढ़ था। नालन यानरान, मैं तुम्हें कदम दर कदम पकड़ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। हम 3 साल में मिस्टी क्लाउड्स के गुट में मिलेंगे। अचानक उसके मुंह का कोना हल्का सा सिकुड़ गया और युवक उछल पड़ा तथा दूर आकाश की ओर दहाड़ने के लिए अपना सिर उठाया। अपने जूनियर को दहाड़ते हुए देखकर याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए उसे रोका नहीं। लोगों को परिपक्व होने के लिए दबाव की आवश्यकता होती है। वर्तमान जियाओ यान में पर्याप्त प्रतिभा है लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए दबाव की आवश्यकता है। नालन यानरान का निर्णय सबसे अच्छा दबाव था। उसे अपना कदम आगे बढ़ाने दो। सम्मान पाने की राह में तुम्हें अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। चलो अभ्यास के लिए वापस चलें। कई बार दहाड़ने के बाद जियान याओ के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। जल्द ही वह चट्टान से कूद गया और पहाड़ से नीचे उतरने से पहले याओ लाओ की ओर हाथ हिलाया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। समय पानी की तरह था जो तेजी से और रहस्यमय तरीके से उंगली से फिसल रहा था। चिलचिलाती गर्मी की जगह ठंडी पतझड़ ने ले ली थी और हल्के हरे रंग की शाखाओं पर पहले से ही पीलेपन की झलक दिखाई देने लगी थी। कमरा अभी भी साफ सुथरा था और सूरज की रोशनी अभी भी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कमरे में एक लकड़ी का बेसिन था जहां एक युवक प्रशिक्षण ले रहा था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थीं और दोनों हाथ जोड़े हुए थे। साल के अधिकांश समय की ट्रेनिंग ने उस युवक के नाजुक और चिकने चेहरे पर जिद की झलक दिखा दी थी। उसके कसे हुए होंठ दिखा रहे थे कि वह कितना दृढ़ निश्चयी था और उसकी मूल सफेद त्वचा जो एक महिला की तरह सफेद थी, पिछले महीनों में पिटाई के कारण थोड़ी पीली हो गई थी। उसका छोटा शरीर बहुत मांसल नहीं लग रहा था लेकिन उसमें जगुआर की तरह फटने की क्षमता थी। हर कोण से देखने पर वह युवक भयानक गति से रूपांतरित हो रहा था और जब ये रूपांतरण होता तो वह सबको चौंका देता। युवक की सहज सांसों के साथ लकड़ी के बेसिन से हरे रंग की हवा की धाराएं धीरे धीरे उठीं और युवक की सांसों के साथ उसके शरीर में प्रवेश करने लगीं। ... मैं आज 7 डुआन क्यू तक पहुंच जाऊंगा। जब वह प्रशिक्षण ले रहा था तो अचानक जियाओ यान के दिमाग में यह विचार आया। हालांकि इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था, फिर भी उसे लगा कि यह ईश्वर का वचन है, सत्य है। पिछले महीने में जियोयान ने कई बार 7 डुआन क्यू तक पहुंचने का प्रयास किया था लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आज का प्रशिक्षण मूल रूप से एक पूर्ण कप के लिए अंतिम बूंद था, लेकिन अंततः जियोयान जानता था कि वह 7 डुआन क्यू तक पहुंच जाएगा। अचानक आए इस विचार ने जियाओयान को लगभग अपने हाथ तोड़ने और प्रशिक्षण से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। शुक्र है कि जियाओयान इस विचार को दबाने और शांत होने का प्रयास करने में सक्षम था। जैसे ही उसकी सांस शांत हुई, जियोयान ने 7 डुआन क्यू को तोड़ने के लिए लालच से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। लकड़ी के बेसिन में हरे रंग के अमृत ने 7 रंगीन चमक उत्सर्जित करना शुरू कर दिया क्योंकि अनगिनत किस्में वाष्पित हो गईं और जियोयान के शरीर में चली गईं। जैसे जैसे हरे वायु प्रवाह की संख्या बढ़ती गई, उन्होंने न केवल जियोयान के शरीर को ढक लिया बल्कि लकड़ी के बेसिन को भी हरे धुंध की परत के भीतर छिपा दिया। जियोयान की ऊर्जा के अवशोषण के कारण बेसिन के भीतर का हरा तरल काफी हद तक फीका पड़ गया था। उसने जो भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित की थी उसके कारण जियोयान का छोटा सा चेहरा लाल होने लगा, लेकिन साथ ही हरे रंग की चमक भी दिखाई देने लगी। जियोयान जो 7 डुआन क्यू की ओर भाग रहा था, निस्संदेह एक बहुत बड़ा चुंबक बन गया था जो न केवल आसपास की हवा से ऊर्जा चूस रहा था बल्कि लकड़ी के बेसिन के भीतर छोटे भंवर भी बना रहा था।
प्रथम 9 डुआन क्यूई में 1 से 3 डुआन क्यूई को निम्न स्तर माना जाता था, 4 से 6 डुआन क्यूई को मध्यम स्तर तथा 7 से 9 डुआन क्यूई को उच्च स्तर माना जाता था। 7वीं डुआन क्यूई मूल रूप से डुआन क्यूई के बीच का अंतर था। एक बार जब कोई 7 डुआन क्यूई तक पहुंच जाता है तो वह उच्च स्तरीय डुआन क्यूई तक पहुंच जाता है और 6 डुआन क्यूई की तुलना में उसके पास 2 गुना अधिक डू क्यूई होता है। इसलिए 7 डुआन क्यूई को डूजे बनने का पहला लॉक माना जाता था। हरे भंवरों के कारण बेसिन के अंदर का हरा तरल पदार्थ हल्का होता गया और फिर साफ पानी के कटोरे में बदल गया। फाउंडेशन अमृत से ऊर्जा के बिना जियोयान के चेहरे के चारों ओर की हरी आभा फीकी पड़ गई और वह केवल 7 डुआन क्यूई को पूरा करने के लिए हवा में ऊर्जा को अवशोषित कर सका। यद्यपि 7 डुआन क्यूई को पार करने के लिए हवा में ऊर्जा का उपयोग करना संभव था, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और भले ही वह 7 डुआन क्यूई तक पहुंच जाए, उसे वास्तव में 7 डुआन क्यूई के स्तर पर पहुंचने से पहले एक पूरा महीना लग जाएगा। लेकिन जियोयान को जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही थी वह था समय। जब फाउंडेशन अमृत आखिरकार खत्म हो गया तो जियोयान की काली अंगूठी टिमटिमा गई और एक जैद हरे रंग की फाउंडेशन अमृत की बूंद बेसिन में गिर गई। अचानक साफ पानी वापस गहरे हरे रंग की छाया में बदल गया। ताज़ा फाउंडेशन अमृत की ऊर्जा के साथ जियोयान ने चुपचाप याओ लाओ को धन्यवाद दिया और अपने हाथों को मोड़ते हुए नई ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी सांस को नियंत्रित किया। पूरे 1 घंटे तक पागलपन की हद तक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जियोयान ने अंततः गति धीमी कर दी और इस बिंदु पर गहरे हरे रंग का पानी कुछ रंगों से फीका पड़ गया था। ऊर्जा की अंतिम किरण को ग्रहण करते हुए जियाओयान का शरीर एक संक्षिप्त विराम के बाद हिंसक रूप से हिलने लगा। उसका पेट अंदर की ओर धकेला गया जबकि उसकी आंखें अचानक खुल गईं। काली पुतलियों के भीतर सफेद और हरे रंग के निशान थे। अंत में अपना मुंह खोलते हुए जियाओयान ने बासी हवा की एक सांस छोड़ी। जब जियाओयान की सांसें रुक गईं तो वह अंततः सीधा हुआ। अपनी आंखों को खाली आंखों से आगे की ओर देखते हुए जियाओयान ने अपनी गर्दन घुमाई और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। फिर उसने अपने हाथ को मोड़कर ठोस ताकत महसूस की जिससे जियाओयान के होठों पर मुस्कान आ गई। अंततः 7 डुआन क्यूई। अपनी आंखें बंद करके जियोयान ने अपने शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में डू क्यूई का पता लगाना शुरू कर दिया। जियाओयान लकड़ी के बेसिन में लेटा हुआ था। उसका शरीर ठंडे फाउंडेशन अमृत में डूबा हुआ था। वह दृढ़ शक्ति की भावना में लीन था जो उसने अभी अभी हासिल की थी। 7 डुआन क्यू तक पहुंचने के सामान्य तरीकों में आराम और रिकवरी की अवधि की आवश्यकता होती है। हालांकि जियाओयान को इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके पास फाउंडेशन अमृत था। वह पहले से ही चरम स्थिति में था। बेसिन में कुछ देर लेटे रहने के बाद जब तक कि उसकी उत्तेजित भावनाएं शांत नहीं हो गईं, जियोयान आखिरकार आलस से उठ खड़ा हुआ। संलग्न पानी की बूंदें तेज धूप में खुशी से चमक रही थीं। एक आलसी खिंचाव लेते हुए जियोयान की हड्डियों में ऐसी तीखी दरारें पड़ गईं जैसे कि वे बिल्कुल नहीं हो। लापरवाही से अपना सिर घुमाते हुए जियोयान का दाहिना हाथ उसके बिस्तर पर अटक गया और उसने अपने कपड़े अपने हाथ में खींच लिए। अच्छा, मेरी डू क्यूई में काफी वृद्धि हुई है। अब मैं किसी के कार्यों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाऊंगा, है ना? जियोयान ने कपड़े पहनते हुए कहा। दुर्भाग्य से इस वैक्यूम हैंड में हमला करते समय कोई शक्ति नहीं होती। अपने दुश्मन से खून चूसना केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास मुझसे कमजोर डू क्यूई है। मुझसे ज्यादा डू क्यूई वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल करना सबसे बुरा होगा। वैक्यूम हैंड के नकारात्मक प्रभावों पर विचार करते हुए जियाओयान ने निराशा में आह भरी। हालांकि भले ही तकनीक भयानक थी, ये पहली डू तकनीक थी जो उसने कभी सीखी थी। जैसे ही वह बेसिन से बाहर निकलने वाला था, उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने होंठ भींच लिए। चमकती आंखों के साथ जियाओयान ने धीरे से अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और अपनी बांह को ऊपर उठाया ताकि उसका हाथ फूलदान से लगभग आधा फीट दूर हो। उसने अपने हाथ को ध्यान से देखा और जानबूझकर अपने लक्ष्य को देखने से परहेज किया। जियोयान की डू क्यूई के मार्गदर्शन के बिना उसकी हथेली से फट गई। अपने होठों को चाटते हुए जियोयान की डू क्यूई बिना किसी योजनाबद्ध क्यूई पथ या दबाव बिंदु के उसकी हथेली से बाहर निकल आए। क्यूई पथों के उपयोग के बिना डू क्यूई को बाह्य रूप देने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जो दादूश्य मुश्किल से कर सकता था। जियोयान के प्रयास का परिणाम हवा के एक मध्यम झोंके से अधिक कुछ नहीं था। हवा उसकी हथेली से बहकर फूलदान से टकराए और फूलदान लगभग मेज से नीचे गिर गया। हालांकि वह डू क्यूई को बाहर निकालने में विफल रहा, लेकिन जियाओयान के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने उत्साह से अपने हाथों को आपस में रगड़ा और जल्दी से कुछ कदम पीछे हटकर फिर से फूलदान की ओर हाथ बढ़ाया। वैक्यूम हैंड। एक छोटी सी गर्जना और एक विशाल खींचने वाले बल ने फूलदान को जियाओयान की ओर घुमाने के लिए मजबूर कर दिया।
ठीक उसी समय जब फूलदान जियाओयान से लगभग 3 फीट दूर था, जियाओयान के हाथ पर खिंचाव गायब हो गया और उसकी जगह डू क्यूई ने ले ली, जो तेजी से उसकी हथेली पर बाहरी रूप से उभरने की कोशिश कर रहा था। अचानक हवा का एक बड़ा झोंका फूलदान के पास आ गया। पेंग! दोनों प्रतिकारक शक्तियां मध्य हवा में भिड़ गईं और टकराव के बीच में रखा फूलदान अचानक अनगिनत चीनी मिट्टी के टुकड़ों में टूट गया। टेल यार, जियोयान को फूलदान से नफरत है। अपने प्रयोग के परिणाम देखकर जियाओयान का छोटा सा चेहरा खुशी और आश्चर्य से भर गया। खींचने और धकेलने की शक्ति के संयोजन ने उससे कहीं ज्यादा विनाश किया, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि जियाओयान की भरपूर डुक्यूई उस प्रयोग से लगभग समाप्त हो गई थी, फिर भी जियाओयान बेहद उत्साहित था। धक्का देने वाला बल एक निम्न स्तर की विधि के माध्यम से लगाया गया था, जिसमें डुक्यूई का बहुत अधिक उपभोग किया गया था और परिणाम बमुश्किल औसत दर्जे के थे। अगर उसके पास एक डू तकनीक होती जो वैक्यूम हैंड के विपरीत होती, तो उसे यकीन था कि दोनों को मिलाकर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बेटा, बहुत बढ़िया। वैक्यूम हैंड को मजबूत करने के लिए इस विधि के बारे में सोचा। काली अंगूठी चमक रही थी। याओ लाओ भूतिया ढंग से बाहर तैर गया और सिरेमिक टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए जियोयान की प्रशंसा की। जियाओयान मुस्कुराया और उसकी नजरें तेजी से याओ लाओ के इर्द गिर्द घूम गईं। जियाओयान के चेहरे पर उदासी और चापलूसी के भाव थे। अगर कोई डू तकनीक होती जो धक्का देने वाला प्रभाव पैदा करती, और अगर आप उस डू तकनीक को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो इस निम्न जुबान स्तर के वैक्यूम हाथ में मध्यम से उच्च जुबान तकनीक की शक्ति हो सकती है। याओ लाओ ने खुद से कहा, मानो उसने जियोयान का चापलूसी भरा चेहरा नहीं देखा हो। गुरुजी, आप जानते हैं कि गैर आक्रमण उन्मुख डू तकनीकें बहुत दुर्लभ हैं। वैक्यूम हैंड पाना शुद्ध भाग्य था, और अब आप मुझसे वैक्यूम हैंड की तारीफ करने वाली डू तकनीक कहां से लाने की उम्मीद करते हैं? जियोयान ने अपना सिर झुकाया और उदास होकर कहा, यह मासूम चेहरा बनाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे ये छीनने की कोशिश कर रहे हो। जियोयान को बुरी नजर से देखते हुए याओ लाओ ने गुस्से से कहा, ऐसा नहीं है कि किसी और ने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये दो गैर आक्रमण उन्मुख डू तकनीकें अत्यंत दुर्लभ हैं और इसलिए कोई भी वास्तव में उनके प्रभावों को संयोजित करने में सक्षम नहीं है। शिक्षक के पास भी कुछ नहीं है। ये सुनकर जियाओयान का छोटा चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि धक्का देने वाली शक्ति पैदा करने की एक निश्चित तकनीक के बिना उसे अपने डू क्यूई बाह्यकरण पर निर्भर रहना होगा, जो एक स्मार्ट चाल नहीं थी। जियाओयान के उदास चेहरे को देखकर याओ लाओ ने उसके माथे पर मालिश करते हुए मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इससे पहले कोई था जिसने मुझसे एक गोली के लिए भीख मांगी थी। मुझे लगता है कि मैंने भुगतान के रूप में वैक्यूम हैंड जैसी डू तकनीक ली थी। अगर मेरे पास उस समय पहले से ही खत्म हो चुकी गोली नहीं होती, तो मैं उस व्यक्ति के साथ व्यापार नहीं करता। ये बहुत पहले की बात है। अगर आपने मुझे आज याद नहीं दिलाया होता, तो शायद मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया होता। ठीक है, मुझे मिल गया। अपने माथे से अपनी उंगली हटाते हुए याओ लाओ ने अपनी उंगली जियोयान के माथे पर रख दी। उंगली के साथ जानकारी के एक विशाल प्रवाह ने जियोयान को अभिभूत कर दिया, और केवल थोड़ी देर के बाद ही जियोयान अंततः जानकारी के नए गोले को समझ पाया। फायर पाम, निम्न जुबान स्तर, विशाल झोंके पैदा करने में सक्षम। सरल व्याख्या और अप्रभावी नाम के कारण ये निम्न जुबान स्तर तकनीक अत्यंत घटिया प्रतीत होती है। इसका संस्थापक एक लोहार था जो जीवन भर लोहार ही रहा था। भट्ठी की आग की वजह से कुछ दशकों के बाद उसने इस तकनीक का आविष्कार किया। तंग चेहरे वाले जियाओयान को देखकर याओ लाओ ने ताना मारा। अपनी आंखें घुमाते हुए जियाओयान लोहार से काफी प्रभावित हुआ। डू तकनीक बनाना कोई मामूली काम नहीं था, और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक साधारण हथौड़ा चलाने वाला लोहार बना सकता था। फायर पाम सीखना कठिन नहीं था, और याओ लाओ की सहायता से जियोयान को इसकी मूल बातें सीखने में केवल 2 घंटे लगे। अपने कमरे में खड़े होकर जियाओयान ने अपने कमरे में रखे आखिरी फूलदान को देखा। गहरी सांस लेते हुए और अपने हाथ को मोड़ते हुए उसने कहा, वैक्यूम हैंड। मजबूत खिंचाव के साथ फूलदान तेजी से जियोयान की ओर उड़ गया। आने वाले फूलदान को घूरते हुए जियोयान ने तुरंत वैक्यूम हैंड का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने डू क्यू को फायर पाम के क्यू पथ का अनुसरण करने के लिए मजबूर किया। फायर पाम। ठीक जब फूलदान जियाओयान के माथे पर लगने वाला था, जियाओयान के हाथ से हवा का एक तेज झोंका निकला और अचानक कमरे में तूफान के बराबर हवा चलने लगी। पेंग। फूलदान टूटने की एक और तीखी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार फूलदान 2 विरोधी ताकतों के कारण बारीक चूर्ण में बदल गया था। महान। अपने पूरे शरीर पर सफेद धूल के साथ जियाओयान जल्दी से फूलदान के विस्फोट ग्राउंड जीरो से बाहर कूद गया। फूलदान के परिणाम को देखते हुए जियाओयान की आंखों में रोशनी चमक उठी।
अगर वह दोनों कौशल में महारत हासिल करने और उन्हें बिना रुके बदलने में सक्षम था, तो वह बिना तैयारी के लोगों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। सफेद धूल को झाड़ते हुए जियो यान को पता था कि अगले 3 महीनों में उसके पास एक नया प्रशिक्षण कार्य था। 3 महीने बाद उसका वयस्क होने का समारोह होगा। हे, बहुत से लोग शायद उम्मीद कर रहे हैं कि मैं वयस्कता समारोह में खुद को मूर्ख बनाऊंगी, है ना? बिखरे हुए कमरे में एक युवा और ठंडी हंसी गूंजी। अंतिम 3 महीने लगभग बीत चुके थे और जियाओयान के वयस्क होने के समारोह से केवल 1 महीना ही दूर था। साफ कमरे में जियाओयान लकड़ी के बेसिन के अंदर हरे रंग के तरल को भूर रहा था। वह जो देख रहा था वह फाउंडेशन अमृत का आखिरी हिस्सा था। डुआन क्यूई के अंतिम कुछ चरणों में अपने डुआन क्यूई को बढ़ाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो रहा था। पिछले 3 महीनों से जियाओयान की 7 डुआन क्यूई में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी और 8 डुआन क्यूई तक पहुंचने का एहसास जियाओयान को कभी नहीं हुआ। कुछ देर तक बेसिन को एक मूर्ख की तरह घूरते हुए जियोयान ने आखिरकार अपना सिर हिलाते हुए अपनी नजर वापस खींच ली। क्या मैं 8 डुआन क्यूई तक पहुंचने के लिए इस अंतिम फाउंडेशन अमृत का उपयोग कर सकता हूं? धीरे धीरे अपने सुन्न शरीर को सीधा करते हुए जियाओयान ने आश्चर्यजनक रूप से प्रशिक्षण शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी अलमारी से काले कपड़े निकाले। वयस्कता समारोह से 1 महीने पहले समारोह में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एक परीक्षा में भाग लेना था। परीक्षा उन लोगों को बाहर करने के लिए थी जिनकी डू क्यूई पर्याप्त नहीं थी। जिन लोगों के पास 7 डुआन क्यूई से अधिक थी, उन्हें वयस्कता समारोह पूरा करने के बाद क्यूई विधि खोजने के लिए डू क्यूई हॉल में जाने का मौका दिया गया था। दूसरी ओर जो लोग 7 डुआन क्यूई से कम थे, वे उस अवसर को खो देंगे और समारोह के बाद कबीले की संपत्ति में निर्वासित हो जाएंगे। जब तक वे असाधारण प्रतिभा या बहादुरी नहीं दिखाते, उन्हें कभी भी जियाओ कबीले के आंतरिक घेरे का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने अपने कपड़े पहने, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जियोयान गेगे, क्या तुम वहां हो? एक ऊंची लड़की जैसी आवाज सुनकर जियाओयान की भौहें ऊपर उठ गईं और उसने जल्दी से अपने कपड़े बंद किए और लकड़ी के बेसिन को एक कोने में छिपा दिया। ये जांचने के बाद कि सब ठीक है, वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो गर्म धूप उस पर पड़ी और काले कपड़े पहने जियोयान विशेष रूप से उत्साहित लग रहा था। दरवाजे के बाहर बैंगनी कपड़े की बेल्ट के साथ एक हल्के और ताज़ा हरे रंग का लबादा पहने एक युवा लड़की धैर्यपूर्वक जियोयान का इंतजार कर रही थी। अपने दरवाजे के बाहर लड़की को देखकर जियाओयान काफी देर तक चौंक गया, फिर संभल कर बोला, इतनी सुबह? मैंने सोचा कि यह कोई देवी है जो नीचे उतरी है, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि यह जुन एर थी। जियाओयान की तारीफ सुनकर जुन एर की चपल आंखें झपकने लगीं और उसका छोटा सा मुंह मुस्कुराहट में बदल गया। हालांकि उसकी भौहों से, जो लगभग अर्धचंद्राकार थीं, कोई भी उसकी खुशी को बता सकता था। आंखों में खुशी के भाव के साथ जुनेर ने अपनी नाजुक थोड़ी को ऊपर उठाया और अपने सामने खड़े युवक को देखने लगी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जियाओयान अपनी भोली भाली छवि से बाहर निकल आया था और उसकी जगह उसके नाजुक और सुडौल चेहरे पर मर्दाना आकर्षण के कुछ संकेत थे। लंबे समय तक की ट्रेनिंग के बाद उसका पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था और भले ही वह काली शर्ट से ढका हुआ था, लेकिन उसका शरीर ऊर्जा से लबालब भरा हुआ लग रहा था। कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करते हुए जियाओयान ने आखिरकार जुनेर को देखा, जो स्तब्ध थी और उसे घूरते हुए पलक भी नहीं झपका रही थी। उलझन में जियाओयान ने खुद पर एक नजर डाली और पूछा, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? उसका खूबसूरत चेहरा शर्मा गया। जुनेर ने जल्दी से अपनी नजर हटा ली और मुस्कुराई, चलो जियाओयान गेगे, आज वयस्कता समारोह के लिए प्री टेस्ट है, क्या तुम तैयार हो? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियाओयान ने अपने कंधे उचका दिए, जबकि उसके होंठ जिद्दी गर्व से ऊपर उठ गए। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठियों में सिमट गए और उसने कहा, अपन की उपाधि मैं इसे उन लोगों को लौटा दूंगा जिन्होंने आज मुझे दी है। आत्मविश्वास से भरे जियाओयान को देखकर जुनेर ने भी अपना सिर हिलाया, मुझे जियाओयान गेगे पर विश्वास है। बेशक आप मुझ पर विश्वास करते हैं, आपने शायद पहले ही निर्धारित कर लिया है कि मैं डुआन क्यू क्या हूं। जियोयान ने उसे एक सफेद आंख दी और असहायता से कहा। उदास जियाओयान को देखकर जुनेर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, 1 साल से भी कम समय में 3 डुआन क्यू से 7 डुआन क्यू तक पहुंचना। जियाओयान गेगे की प्रतिभा, यहां तक कि जुनेर की प्रतिभा भी तुम्हारी प्रतिभा से कहीं कमतर है। चलो ठीक है, जाओ। जियाओयान ने अपनी नाक को छुआ और प्यार से जुनेर के सिर को थपथपाया। फिर वह तेजी से कबीले के प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगा। अतीत की उदासी और अकेलेपन के बिना जियाओयान की पूरी तरह से अलग बैकलाइन को देखकर जुनेर मुस्कुराए और बुदबुदाया, जियाओयान गेगे, जुनेर जानती थी कि तुम अपना सम्मान और प्रतिष्ठा वापस ले लोगे। ...
हरे पत्थरों से सजे प्रशिक्षण मैदान पर कम से कम 100 लड़के लड़कियां इंतजार कर रहे थे। उनकी बकबक एक धीमी दहाड़ की तरह थी जो काफी दूर तक फैल रही थी। प्रशिक्षण मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा काला स्मारक था जो एक परीक्षण स्मारक था जिसे केवल काफी शक्तिशाली कबीले ही खरीद सकते थे क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। काले स्मारक के बगल में 1 साल पहले वाला वही भावशून्य परीक्षक था। प्रशिक्षण क्षेत्र के बाईं ओर एक ऊंचे मंच पर कबीले के प्रमुख सदस्य बैठे थे। मंच के बीच में कबीले का नेता शियाओ झान 3 बुजुर्गों से घिरा हुआ था। मैदान के अंदर परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थी खड़े थे। जो पहले काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके थे उनके चेहरे पर ज्यादा तनाव नहीं था, जबकि जो ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे उनके चेहरे पर तनाव और डर था। जियो झान ने प्रशिक्षण क्षेत्र में लोगों को एक अंधेरे चेहरे के साथ देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। यानेर, क्या तुम इस परीक्षा में पास हो सकते हो? कबीले के नेता, अब लगभग समय हो गया है। जियाओ यान अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? दूसरे बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जियो झान ने उसे एक तरफ से देखा और कहा, अभी समय नहीं हुआ है, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? दूसरा एल्डर जिसे मैं जानता हूं वह इतना जल्दबाज व्यक्ति नहीं है। जियो झान के खंडन के साथ दूसरे बुजुर्ग का चेहरा कुछ बदसूरत हो गया जब उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, भले ही आपने उसे वह फाउंडेशन अमृत दिया हो, वह संभवतः 1 महीने में 7 डुआन क्यूई तक नहीं पहुंच सकता है। आपको किसी चमत्कार की उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर जियाओ झान का चेहरा गुस्से से चमक उठा। वह भी इस बारे में चिंतित था और दूसरे बुजुर्ग ने उसके कोमल स्थान पर हाथ मारा। लेकिन जब वह दूसरे बुजुर्ग की सीधी सादी बातों का जवाब देने वाला था तो प्रशिक्षण क्षेत्र में परीक्षार्थियों में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी की ओर देखते हुए जियाओ झान ने देखा कि 2 परछाइयां धीरे धीरे प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्ते के अंत से आ रही थीं। उनके कदम जल्दी में नहीं थे, मानो आज के परीक्षण से उन पर कोई असर न पड़ा हो। काले कपड़े पहने युवक की हल्की मुस्कान को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियो झान को पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। जुन एर के साथ आने वाले जियाओ यान को देखकर प्रशिक्षण क्षेत्र में मौजूद युवकों के चेहरे पर ईर्ष्या और तिरस्कार भरा भाव था। पूरे जियाओ कबीले में जुन एर के सबसे करीब सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वह था प्रसिद्ध अपन। मैदान के किनारे पर और बड़ी संख्या में साथियों से घिरे हुए जियोनिंग ने अपनी आंखों से निकलते गुस्से के साथ जियोयान को घूर कर देखा। छोटे कमीने, आज के बाद देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास जुन एर के साथ रहने के लिए पर्याप्त सम्मान है। एक धीमी गाली के साथ जियोनिंग ने जियोयान पर आने वाले दुर्भाग्य के बारे में सोचकर मुस्कुराया। ईर्ष्या और क्रोध की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जियोयान ने जुन एर को पंक्ति के पीछे ले आया और बातचीत शुरू कर दी। शांतचित जियोयान को देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग ये सोचकर आश्चर्यचकित थे कि शायद जियोयान को यह नहीं पता था कि यह परीक्षा उसके भविष्य को कैसे बदल देगी। हे, वह जानता है कि वह असफल होने वाला है, दूसरे बुजुर्ग ने चिढ़ाते हुए कहा। दूसरे बुजुर्ग को उम्मीद थी कि जियाओ झान उसके खिलाफ गुस्सा करेगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जियाओ झान ने कुछ नहीं कहा। चौंककर दूसरे बुजुर्ग ने अपना सिर झुकाकर जियाओ झान की तरफ देखा। दूसरे बुजुर्ग, भविष्यवाणियों के बजाय आपको परिणामों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जब समय आएगा तो आप अपना चेहरा खो देंगे। जियो झान ने जियोयान पर एक गहरी नजर डाली जो धूप में आराम कर रहा था। दूसरे बुजुर्ग ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि वह मेरे लिए कुछ सरप्राइज ला सके। ठीक है, अब समय आ गया है, चलो शुरू करते हैं। पहले बुजुर्ग ने दोनों की बात बीच में ही रोक दी और परीक्षण शुरू कर दिया। जियाओ झान ने खड़े होकर सिर हिलाया। खामोश प्रशिक्षण क्षेत्र पर एक नजर डालते हुए वह दहाड़ता हुआ बोला, आप सभी जियाओ कबीले के नए खून हैं और आपको इस परीक्षा का महत्व पता होना चाहिए। परीक्षण से यदि आप 7 डुआन क्यूई से ऊपर हैं तो आप सफल हो गए हैं। हालांकि यदि आप सफल नहीं हुए तो आप नियमों के अनुसार 7 डुआन क्यूई के आसपास के किसी व्यक्ति को चुनौती दे सकते हैं। यदि आप जीतते हैं तो आप सफल भी होंगे। ठीक है, अब जब सभी को नियम पता चल गए हैं तो चलिए परीक्षा शुरू करते हैं। जियो झान की धीमी दहाड़ से सभी प्रशिक्षु तनावग्रस्त हो गए। काले स्मारक के अलावा भावशून्य संचालक आगे बढ़ा और उसने एक भारी पैम्फलेट निकाला जिसमें सभी नाम थे। उसकी ठंडी आवाज से वह लोगों को शैतान जैसा लग रहा था। साफ और चिकनी जमीन पर पैर मोड़कर बैठे हुए जियाओ यान ने शांति से उन लोगों को देखा जिनके डुक्यू ने आवश्यकता को पूरा नहीं किया और रो रहे थे। ठंडे होठों को दबाते हुए उसे उन पर कोई दया नहीं आई। वो पहले हाथ के अनुभव से जानता था कि वे उन लोगों को चुनना पसंद करते हैं जिनके पास उनसे कम डुक्यू है, विशेष रूप से अपन, जो कभी प्रतिभाशाली था।
जब वे अपने से निम्न डुक्यूई वंश के लोगों का अपमान कर रहे थे तो उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ये दिन भी आएगा। जो अपमानित करता है अंत में अपमानित ही होता है। जियाओ यान के बगल में बैठी जुन एर भी भावशून्य थी। कमल की तरह जो अपने आसपास की मिट्टी से प्रभावित नहीं होता, वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए जियाओ यान को चुपके से देख रही थी। जियो मेई। ऑपरेटर की ठंडी आवाज से जियो यान की भौहें ऊपर उठ गईं और उसकी बंद पलकें धीरे धीरे ऊपर उठ गईं। जुन एर जो बगल से जियाओ यान को गौर से देख रही थी, उसने जियाओ यान की हरकतें देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली। वह जियाओ यान गेगे के काफी करीब हुआ करती थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जुन एर ने लाल कपड़े पहने लड़की को देखा। जल्द ही जुन एर ने पलकें झपकाईं और अपना सिर झुकाकर जियाओ यान की घुमावदार मुस्कान को देखा और कहा, मैं इस बात को लेकर काफी उत्सुक हूं कि आज के बाद जियाओ यान गेगे के प्रति उसका रवैया कैसा होगा। जियाओ यान ने अपने कंधे उचकाए और फुसफुसाया, कुछ चीजें एक बार नष्ट हो जाने के बाद हमेशा नष्ट ही रहेंगी। चाहे कितनी भी मरम्मत कर ली जाए, हमेशा एक स्पष्ट दरार रह ही जाएगी। इस कबीले में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं स्वीकार करता हूं। क्या जुन एर की गिनती होती है? जुन एर के लाल मुंह ने शरारती मुस्कान दी जब उसने जियाओ यान से पूछा। जुन एर के बालों का एक गुच्छा लेकर उसे धीरे से अपनी उंगली में सरकाते हुए जियाओ यान ने जवाब दिया, बेशक। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खूबसूरत अर्धचंद्राकार चांद में बदल गईं, जबकि उसकी वास्तविक नजर एक खाली जगह पर टिकी हुई थी। उसका नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जब हम छोटे थे तब वह चुपके से मेरे कमरे में घुस जाता था और मेरे शरीर को बेहतर बनाने में मेरी मदद करने की कोशिश करता था। हालांकि यह इतना बेवकूफ़ी भरा तरीका था कि पीछे मुड़कर देखने पर मुझे यकीन नहीं होता कि उसने ये सोचा होगा, फिर भी उसने इसे 2 साल तक जारी रखा। उसके नाजुक चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और 2 प्यारे से डिंपल उभर आए। अपना सिर घुमाते हुए जुन एर ने सोचा, इस पूरे कबीले में ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जिन्हें जुन एर पसंद करती हो, सिर्फ तुम। दूर से जियाओ निंग ने जियाओ यान और जुन एर के बीच की करीबी बातचीत को याद करते हुए अपने चेहरे पर झुर्रियां महसूस की। ईर्ष्या उसके दिल में भड़क उठी, जबकि उसने वहां जाकर परफेक्ट दृश्य को नष्ट करने की इच्छा का विरोध किया। डू जीली, आर्ट डुअन, टीएल, डू जीली, डू क्यूई और डू जेड क्यूई सभी एक ही चीज है, डू क्यूई। काले स्मारक पर जब ये शब्द प्रदर्शित किए गए तो एक चमकदार रोशनी निकली। जियो मेई, डू जीली, आर्ट डुअन, उच्च स्तर। काले स्मारक पर एक नजर डालते हुए भावशून्य ऑपरेटर ने अपना स्कोप बताते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ऑपरेटर की आवाज सुनकर जियाओ मेई ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा गर्व से भर गया। सिर्फ 1 साल में 7 डुआन क्यू से 8 डुआन क्यू तक पहुंचना एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने उसे अपनी पीढ़ी में शीर्ष 5 में शामिल कर दिया। इतने प्रभावशाली परिणाम के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी उत्साहित होगी। ऑपरेटर की आवाज से प्रशिक्षण क्षेत्र में भारी खलबली मच गई तथा ईर्ष्या और जलन की झलकें जियाओ मेई की ओर पड़ने लगीं। 1 साल में 1 डुआन क्यूई जुटाना मुश्किल से ही ठीक है। अपनी नाक को छूते हुए जियोयान ने शांति से मूल्यांकन किया। हाँ, जुन एर ने अपने बालों के साथ खेलते हुए लापरवाही से जियाओ मेई पर नजर डाली जो एक राजकुमारी की तरह अपने दोस्तों से घिरी हुई थी। लेकिन जियाओ मेई के बाद दर्जन भर लोगों में से केवल एक व्यक्ति 7 डुआन क्यू तक पहुंच पाया। बाकी सभी बाहर हो गए। जियो जुन एर। आश्चर्य की बात यह है कि भावशून्य ऑपरेटर ने जब ये नाम पुकारा तो वह थोड़ा भावुक हो गया। सबकी नजरें जुन एर पर पड़ी जो जियाओ यान के बगल में बैठी थी जब उन्होंने ये नाम सुना। जियो यांग गेगे, बाद में बहुत आश्चर्यचकित मत होना। खड़े होकर जुन एर शरारती ढंग से जियो यान को मुस्कुराने के लिए नीचे झुकी। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने जुन एर की खूबसूरत बैकलाइन को देखा और बुदबुदाया, क्या वह डूजे बन गई।